ये नोरा के घर पर मेरे और पैगी के साथ बस एक सुकून भरा स्लीप ओवर होना था। उसके मॉम डैड वीकेंड पर बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने हमारे लिए तकियों, परियों की रोशनी और खुशबूदार मोमबत्तियों से भरा एक आरामदायक कमरा तैयार किया था। हम पॉपकॉर्न खा रहे थे, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे थे और बेतुके मीम्स पर हंस रहे थे। शुक्रवार की रात की आम चीजें, लेकिन लगभग आधी रात को लाइट चली गई। नोरा ने कुछ मोमबत्तियां जलाई और अब सब कुछ डरावना लग रहा था। दीवारों पर चमक टिमटिमा रही थी और कमरा बहुत ही भयानक हो गया था। हम सब आग की लपटों को घूर रहे थे जब नोरा ने कहा, चलो कुछ डरावना करते हैं। जैसे क्या? पैगी ने पूछा। आत्मा को बुलाने जैसा। हमारे पास ओइजा बोर्ड नहीं था और हम में से किसी को भी ठीक से आत्माओं को बुलाने का तरीका करना नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला। मैंने पूछा, क्या होगा अगर हम स्नैपचैट का इस्तेमाल करके मोरवेना को बुलाएं? क्या? स्नैपचैट से प्लैनचेट? हाँ, मैंने रेडिट पर एक पोस्ट देखी थी जहाँ कुछ लोगों ने हाल ही में मरे हुए एक इंसान की तस्वीरों का इस्तेमाल उसकी आत्मा को बुलाने के लिए किया था। ये बिल्कुल काम करता है, लेकिन मोरवेना पर ऐसा करना मुझे नहीं पता। कमरा शांत हो गया। मोरवेना हमारे स्कूल में सीनियर थी। 1 महीने पहले ही एक भयानक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रही थी और उसने इसका यकीन दिलवाने के लिए स्नैपचैट के स्पीड फिल्टर का इस्तेमाल किया। वो एक डिवाइडर से टकराकर तुरंत मर गई। लोगों ने दावा किया कि उसका सर पूरी तरह मुड़ गया था और सबसे बुरी बात, उसका फोन घंटों तक लाइव करता रहा। कुछ लोगों ने उस फुटेज को हटाए जाने से पहले देखा। उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी खिड़की में उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे वो अभी भी देख रही हो। सच कह रही हूँ, ये मजाक नहीं है, पैगी बुदबुदाई। हालांकि नोरा पहले ही अपना फोन उठा चुकी थी। हम एक्साइटेड थे और साथ ही बोर भी हो रहे थे। बुरा कॉम्बिनेशन है। हम एक गोले में बैठ गए। रोशनी का एकमात्र सहारा 2 मोमबत्तियां और हमारे फोन की रोशनी थी। हम में से हर एक ने स्नैपचैट खोला और अपने कैमरे कमरे के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर घुमाए। दीवारों पर अजीब तरह से परछाइयां बन गई। हम एक साथ फुसफुसाए, मोरवेना, हमें दिखाओ कि तुम यहाँ हो। हम कुछ मिनट तक ऐसे ही चलते रहे। तभी पैगी ने अचानक आह भरी, दोस्तों, मेरा फिल्टर काम नहीं कर रहा है। हम उसकी स्क्रीन को घूरते रहे। डॉग फिल्टर उसके बगल की खाली जगह में टिमटिमाया, फिर गायब हो गया, फिर से ऊपर आ गया, लेकिन इस बार कान बहुत लंबे थे। जीभ हिल रही थी। नोरा की स्क्रीन पर एक दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा था। पैगी के पीछे एक पतली और पीली लाइन बनी हुई थी। नोरा पलटी। वहां कुछ नहीं है, उसने जल्दी से कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपना कैमरा नोरा के बिस्तर के पास लगे शीशे की तरफ घुमाया। वो ऊपर से टूटा हुआ था, सिर्फ बाल जैसा कटा हुआ, लेकिन कसम से मैंने अपनी परछाई के पीछे कुछ हिलते हुए देखा। एक तेज दरार गड़गड़ाहट पूरे कमरे में गूंजी और खिड़की खुल गई, जिससे हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। अचानक मेरे फोन ने अपनी ही तस्वीर खींच ली। किसी ने उसे छुआ तक नहीं, बस तस्वीर खिंच गई। जैसे ही मैंने उसे खोला, हम कांपते हुए एक साथ जमा हो गए। शीशे में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन वो बहुत अजीब था। आंखें बहुत बड़ी थी और वो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। मेरा फोन गिर गया। बस अब हो गया, इसे बंद कर दो बस। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, नोरा बुदबुदाने लगी। उसकी आवाज ठीक नहीं लग रही थी, बल्कि वो एक गहरी भारी आवाज में हंसी जो अंदर से आ रही थी। वो आगे पीछे हिल रही थी। उसकी आंखें इतनी पीछे की ओर मुड़ गई थी कि हमें बस उसका सफेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। पैगी ने उसके कंधों को पकड़ा और उसे हिलाया। नोरा, नोरा, रुको। नोरा नहीं रुकी। वो बड़बड़ाती रही, अब और भी तेज। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाजें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। जैसे उसका मुंह बंद हो गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हम घबरा गए। मैंने मोमबत्तियां बुझा दी। पैगी ने अपना फोन उठाया, लाइट जलाई, ये सोचकर कि अगर हम नोरा पर उसकी रोशनी डालेंगे तो वो इस मदहोशी या जो भी था उस पर बाहर आ जाएगी। लेकिन वो नहीं रुकी। वो बस ऐसे ही नोरा जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर अजीब ढंग से अकड़ गया, उसकी हड्डियां टूट गई। फिर भी वो चुप रही और चीखी नहीं। उसका चेहरा, या यूं कहूं कि उसके चेहरे के भाव हमें देखकर मुस्कुराता रहा, जबकि उसका शरीर बुरी तरह हिल रहा था। उसका सर जमीन पर एक हल्के से धमाके के साथ लगा। हम चलते रहे। मैं कभी नहीं भूल सकती कि उसका शरीर कैसा लग रहा था, रस्सियों से कटी हुई कठपुतली जैसा।
हमने उसकी मॉम और पुलिस को फोन किया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया और हमें यह जानकर हैरानी हुई कि वो बच गई। अगले दिन नोरा उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। उसका शरीर बेजान और बीमार लग रहा था। उसने इस बात का दावा किया कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और डॉक्टर की रिपोर्ट में उसके शरीर पर एक भी फ्रैक्चर या खरोच नहीं पाई गई। हम सब ने वादा किया इसके बारे में हम फिर कभी बात नहीं करेंगे। स्कूल में कोई भी कुछ नहीं समझेगा। लेकिन 3 दिन बाद हमें खबर मिली, नोरा अपने बेडरूम में मरी हुई पाई गई। उसकी मां ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वो चीखते हुए मर गई। उसका चेहरा डर से जम गया था। किसी के साथ झड़प का कोई सबूत नहीं था, कोई गड़बड़ी का निशान नहीं। वो बस वहीं पड़ी थी, शरीर अकड़ा हुआ और ठंड से कांपता हुआ। उसका फोन उसके बगल में मिला। उन्होंने कहा कि उसका स्नैपचैट अभी भी खुला हुआ था, कैमरा छत की तरफ घूमा हुआ था। आखिरी तस्वीर में आवाजों के बीच एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस रात हमें पेज के पीछे वही चेहरा दिखाई दिया। काश यही अंत होता। लेकिन 2 रात पहले सुबह 3:14 पर मेरे फोन पर पेज का एक स्नैपचैट नोटिफिकेशन आया। कोई मैसेज नहीं था, बस एक अंधेरे बेडरूम में किसी कोने पर फोकस एक तस्वीर थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वहां कोई चीज खड़ी मुझे देख रही थी। मैंने उसे हटा दिया। मैंने अपना फोन कमरे के उस पार फेंक दिया, लेकिन मुझे नींद में आवाजें सुनाई देती रही। मुझे अपनी स्क्रीन पर गड़बड़ियां दिखाई दे रही थी। कभी कभी मुझे अपने बगल में हवा में एक फिल्टर टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। मैं अब स्नैपचैट इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मैंने उसे डिलीट भी नहीं किया है, क्योंकि दिल से मुझे लगता है कि वो यही चाहती है। अगर हम मोरवेना को चैन से सोने देते तो शायद ये सब कुछ ना होता। क्या हम उसे यूं ही वापस ले आए, या वो चाहती है कि हम जहां भी हों उसके साथ ही रहें? मुझे आज भी याद है उस रात जब एनाबेल ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया था। तो दरवाजा बंद होने की आवाज कितनी हल्की थी, पर एक हल्की सी आखिरी आवाज के साथ उसने आवाज लगाई और कहा, इंतजार मत करना पॉल। उसने बड़ी ही प्यार से गाते हुए कहा। मैंने भी चिल्लाकर कहा, अगर वो प्यारा लगे तो मुझे मैसेज करना। बस इतना ही। बस यही आखिरी बार था जब मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो इस लड़के के बारे में बहुत कुछ छिपा रही थी। उसने बस इतना बताया कि उसका नाम क्रिस है, वो पास में ही रहने वाला एक फोटोग्राफर है, और ये कि वो हफ्तों से स्नैपचैट पर बातें कर रहे थे। उसने मुझे उसका पूरा चेहरा कभी नहीं दिखाया, सिर्फ फिल्टर वाले स्नैपचैट या क्रॉप की हुई तस्वीरें। लेकिन वो बहुत खुश थी, जिससे लग रहा था कि वो पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई। मुझे लगा कि ये एक बेफिक्री वाला फ्लर्टिंग का दौर है और वो आखिरकार उससे ऊब जाएगी, पर काश ऐसा ही होता। उस रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रही थी। बारिश खिड़कियों पर टपक रही थी और एनाबेल अपने रहस्यमयी स्नैपचैट मैन के साथ अपनी पहली डेट पर थी। रात के लगभग 11:17 हुए थे। मुझे उसका एक मैसेज आया, वो अजीब बर्ताव कर रहा है। मैंने फौरन जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। 1 मिनट बाद एक और मैसेज आया, अगर मैं 10 मिनट में जवाब ना दूं तो मुझे कॉल करना। इस मैसेज ने मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी। मैं अपने फोन को घूरती रही। अचानक ठंडक महसूस हुई। मेरी उंगलियां कीपैड पर ही थी कि तीसरा मैसेज आ गया। मुझे लगता है कि वो कुछ छिपा रहा है। मैंने उसे उसी टाइम कॉल कर दिया। 2 बार घंटी बजी, फिर वॉइसमेल पर चला गया। मैंने फिर कोशिश की और फिर दोबारा, लेकिन उसने उठाया नहीं। तभी मुझे घबराहट होने लगी। मैंने खुद से सोचा कि शायद उसका फोन खराब हो गया है, शायद वो किसी ऐसी जगह पर है जहां सिग्नल नहीं है। लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एनाबेल कभी ऐसे बातें नहीं कहती जब तक कि उसके मन में शक ना हो। मैं उसके कमरे की ओर गई, उम्मीद करते हुए कि शायद उसने कोई नोट छोड़ा होगा कि वो उस लड़के के साथ कहां जा रही है, या अपने आईपैड में उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा होगा। उसका दरवाजा थोड़ा खुला था, लाइटें अभी भी जल रही थी। मैंने देखा कि उसका आईपैड मेज पर रखा था, स्क्रीन अभी भी जगमगा रही थी, स्नैपचैट खुला हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि वो लॉग आउट करना भूल गई थी। मैं एक पल के लिए झिझकी, फिर उसे उठा लिया। मेरा हाथ कांप रहे थे। मैंने क्रिस के साथ उसकी चैट देखनी शुरू की। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। उनकी बातचीत बहुत पुरानी थी, हफ्तों पुराने फ्लर्टिंग मैसेज, बेतुकी सेल्फी और एक दूसरे के बीच के चुटकुले। पहले तो ये प्यारा लगा, कोई नुकसान नहीं। उसने उसके टैलेंट की तारीफ की, अपने स्टूडियो की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भेजी। लेकिन जितना मैं स्क्रॉल करती रही उतना ही बेचैनी बढ़ती गई। वो हमेशा अपना पूरा चेहरा दिखाने से बचता था। उसकी सभी तस्वीरों में फिल्टर या शैडो होते थे या धुंधले एंगल से लिए होते थे, जिससे उसका पूरा चेहरा दिखाई नहीं देता था। मैंने आज रात के मैसेज स्क्रॉल किए, मेरे लिए कुछ लाल रंग का पहनना और किसी को मत लाना, बस हम दोनों। जरूर, जो तुम कहो। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैंने एक और चीज नोटिस की, उसका स्नैप मैप लोकेशन। उसने पास होने का दिखावा करने के लिए फिल्टर इस्तेमाल किया था।
लेकिन पुराने सेव किए हुए स्नैप्स में मुझे अजीब सी बात दिखी। एक में लिखा था डेनवर, दूसरे में लिखा था बोल्डर, फिर एस्पेन। कुछ ही मिनटों के डिफरेंस पर। कोई इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। वो हर चीज के बारे में झूठ बोल रहा था। मुझे 3 रात पहले का एक सेव किया हुआ वीडियो कॉल मिला। मैंने प्ले बटन दबाया। एनाबेल हंस रही थी, अपने बाल झटक रही थी और उससे उसके नए शूट के बारे में पूछ रही थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस सर हिलाया, मुस्कुराया और ज्यादातर परछाई में रहा। एक पल के लिए स्क्रीन गड़बड़ा गई और मुझे उसकी असली चेहरे की एक झलक दिखाई दी। वो 20 साल का नहीं था, वो ज्यादा उम्र का लग रहा था, लगभग 30 साल का, शायद उससे भी ज्यादा। और वो पूरी तरह मुस्कुरा भी नहीं रहा था। फिर मैंने एक मैसेज देखा जो उसने उसी रात भेजा था, एनाबेल के डेट पर जाने के ठीक बाद। उसने उसे खोला ही नहीं। अगर तुम चीखोगे तो कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। मैंने 911 पर कॉल किया। अगली सुबह एनाबेल की लाश शहर से 1 घंटे की दूरी पर एक खाली घर के बेसमेंट में मिली। उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसका फोन पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई मैसेज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन उसका आईपैड जो मुझे मिला था उस आदमी को ढूंढने का आखिरी रास्ता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लाउड से कुछ डेटा निकाला, ना भेजे गए मैसेज, वीडियो कॉल्स, एक आखिरी स्नैप जो एक फील्ड कॉल के दौरान अपने आप लिया गया था। 1 हफ्ते बाद उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया। उसका असली नाम मेसन डुवेल था। वो 32 साल का था, बिल्कुल आवारा। वो लड़कियों से बात करने के लिए लोकेशन फिल्टर और अलग अलग यूजर नेम इस्तेमाल करता था। एनाबेल पहली नहीं थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। लगभग 1 महीना हो गया। उसका कमरा अब भी वैसा ही दिखता है। उसकी आर्ट अब भी दीवारों पर लगी है। उसका बिस्तर अब भी बिछा हुआ है। लेकिन कभी कभी कसम से मुझे आधी रात को उसके आईपैड से स्नैप नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है। एक बार मैंने उसे खोला। उसमें लिखा था, अभी भी क्रिस के साथ हूं, चिंता मत करना। लेकिन वो उसके अकाउंट से नहीं था, वो किसी नए अकाउंट से था। कोई बिटमोजी नहीं, कोई नाम नहीं। मैंने उसी रात ऐप डिलीट कर दी। लेकिन मैं अब भी उसे कभी कभी क्विक एड लिस्ट में देखती हूँ। भले ही उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया हो, वो अभी भी वही है। किसी फिल्टर में मुस्कुरा रही है, जैसे वो अभी भी ऑनलाइन हो, अभी भी उस आखिरी तस्वीर में उलझी हुई हूँ। और कभी कभी देर रात में सोचती हूँ कि क्या कोई और किसी अनजान से चैट कर रहा है, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर वो आमने सामने मिले तो वो अजनबी उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा तक नहीं छोड़ने वाला है। मुझे हमेशा से ही अनप्लग होने का आइडिया पसंद रहा है। नेचर, पेड़, कोई मोबाइल सर्विस नहीं, बस शांति और सुकून। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड जेक हफ्तों से अपनी कैंपिंग ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे। हम दोनों की उम्र 25 के आसपास है और हम अपने फोन से कुछ ज्यादा ही चिपके रहते हैं। इसलिए हमने सोचा कि जंगल में 2 रातें बिताना एक अच्छा डिटॉक्स होगा। हम जिस रास्ते से गए थे वो जंगल से लगभग 6 मील अंदर था। ये एक जाना माना कैंपिंग स्पॉट था, लेकिन इतनी दूर की हम किसी और से ना टकराए, यही तो हम चाहते थे। कोई लोग नहीं, कोई शोर नहीं, बस हम लोग। हम दोपहर के आसपास वहां पहुंचे, अपना टेंट लगाया और एक आग लगाने की जगह बनाई। कुछ देर के लिए सब कुछ नॉर्मल, यहाँ तक कि मजेदार भी लगा। मौसम एकदम सही था, रात में हुडी पहनने लायक ठंडा। हालांकि हम स्क्रीन से दूर रहने के लिए ही यहाँ आए हुए थे, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। नजारा बेहद शानदार था और हमारे चारों ओर जुगनू भिनभिना रहे थे। मुझे मेमोरी के लिए कुछ तस्वीरें लेनी थी। मैं सीधे स्नैपचैट पर गई और पेड़ों पत्तों में अपने बूट्स और टेंट के खंबे को पकड़े हुए जेक की तस्वीरें लेने लगी। मैंने कुछ ही घंटों में 1 दर्जन के करीब तस्वीरें पोस्ट कर दी। एक बार तो मैंने जेक के साथ एक मजेदार सेल्फी भी ली, जिसमें हमारी मार्शमेलो जैसी मुस्कान एक जैसी थी। लोग इसे बेवकूफ कपल वाली हरकत कह सकते हैं, लेकिन मैं उन पलों का मजा ले रही थी। उस रात हमने आग पर हॉट डॉग बनाए और आसमान को अंधेरा होते देखा। ये थोड़ा अजीब था कि कैसे जंगल में इतनी जल्दी सन्नाटा छा गया। हम हंसे, मेटल के ग्लास में सस्ती शराब पी और कहानियां सुनाई जैसे हम फिर से बच्चे हो गए। मुझे याद है कि मैं कितनी खुश थी। 1-2 घंटे बाद हम सोने चले गए। गाड़ी चलाने और कैंप की सारी तैयारियों की वजह से जेक फौरन ही सो गया, लेकिन मुझे नींद कम आती है। मुझे नई जगहों पर ऐसा ही लगता है, इसलिए बहुत कोशिश करने के बाद मैंने हार मान ली। मैंने अपना फोन उठाया और दिन भर की यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी स्नैपचैट स्टोरी स्क्रॉल करने लगी और अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही मैंने तस्वीरों को गौर से देखा, मुझे हर तस्वीर के बैकग्राउंड में कोई ना कोई खड़ा दिखाई दे रहा था। पहली नजर में वो मुश्किल से ही नजर आ रहा था। मैंने जूम इन किया, मेरे बहुत पीछे पेड़ों के बीच, और उसे ब्लैंक चेहरे से कैमरे की तरफ देखते हुए देखा। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। दूसरी तस्वीर में वो और भी करीब था, एक पेड़ के पीछे शायद 50 फीट दूर। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खाली थी
और उसका जबड़ा अंदर की ओर खिंचा हुआ था। जेक, मैंने उसे हिलाते हुए फुसफुसाया। वो आधा सोया हुआ कराह उठा। क्या हुआ? मैंने उसे तस्वीरें दिखाई। पहले तो उसने अनदेखा किया, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। क्या बात है? हम अपनी टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकले और जंगल में नजर दौड़ाई। हमें कोई नहीं मिला, बस काले पेड़ और हमारी सांसों की आवाज। शायद कोई हाइकर हमारे साथ प्रैंक कर रहा होगा, जेक ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में यकीन नहीं था। हम कुछ देर और आग के पास बैठे रहे। बेचैनी तो थी, लेकिन उसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हम वापस टेंट के अंदर चले गए। मैंने अपना फोन पास में ही रख लिया, टॉर्च पास में ही रखी थी, लेकिन हम दोनों को नींद ठीक से नहीं आई। करीब 3 बजे हमें पास से एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई झाड़ियों से टकरा रहा हो। हमने टेंट का जिप खोला और धीरे से बाहर निकले। जेक के पास एक पेड़ की तरफ लाइट फेंकी और मैं चीख पड़ी। पास के एक पेड़ की टहनी से खरगोश का पेट फाड़कर लटक रहा था। उसके अंदरूनी हिस्से बाहर आ गए थे, हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी ने उसे अभी अभी वहां रखा हो। अरे बाप रे, ऐसा कौन करेगा? मुझे इस जगह के बारे में बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है। जैसे ही मैं टेंट में वापस जाने के लिए मुड़ी, मुझे एक धमाका सुनाई दिया और उसके बाद एक कड़कड़ाहट की आवाज हुई। हवा में अचानक जलते हुए मांस की गंध फैल गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, एक और मरा हुआ जानवर हमारी ओर फेंका गया। अंधेरे में मैं उसे चकमा नहीं दे सकी और वो मेरी छाती पर गिर पड़ा। इस बार वो एक फटी हुई लोमड़ी थी जिसकी बुदबुदाती खाल से धुआं निकल रहा था। उस जानवर का खून, उसका मांस मेरे कपड़ों पर चिपक चुका था। मैंने अपने मुंह में उसके कुछ बालों का स्वाद भी चखा, जिससे मुझे उल्टी हो गई। जेक ने एक चाकू और टॉर्च पकड़ लिया। बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने एक नई टी शर्ट पहनी और निकलने ही वाली थी कि जेक बोला, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो और मैं भी, लेकिन सिर्फ एक टॉर्च के सहारे घने अंधेरे में 6 मील पैदल चलना सेफ नहीं लगता मुझे, समझी तुम? हमें कुछ और सोचना होगा। तुम सही कह रहे, शायद कोई बीमार शिकारी या शरारती इंसान होगा, है ना? हमें सूरज निकलने तक का इंतजार करना चाहिए। हमने सुबह होने तक बस कुछ घंटे और इंतजार करने का फैसला किया। जेक ने कहा कि जब तक मैं सो नहीं जाती वो निगरानी करेगा। मैं टेंट में लेट गई, आंखें खुली की खुली नायलॉन की छत को घूर रही थी, जबकि जेक बाहर बैठा हुआ था। शायद मैं सो गई थी क्योंकि टेंट के चारों ओर धीमी कदमों की आहट से मेरी नींद खुल गई। मैंने पुकारा, जेक। कोई जवाब नहीं। कदम टेंट की खिड़की के पास आते रहे। मैंने सांस नहीं ली। मैंने बस कांपती उंगलियों से अपना फोन उठाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने स्नैपचैट खोला, शायद हमेशा की आदत की वजह से, शायद डर से। जालीदार खिड़की के बाहर मुझे बस अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक कुत्ते का फिल्टर दिखाई दिया। वो खाली जगह में तैर रहा था। जीभ बाहर निकली हुई थी, कान हिल रहे थे। कोई वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाई कि मेरा गला फट गया। जेक टेंट में घुस आया। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो चिल्ला रहा था, क्या हुआ? मैंने उसे अपना फोन दिखाया, लेकिन फिल्टर गायब था। उसके बाद हम बस भाग गए, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। टेंट, सामान, खाना, यहाँ तक कि अपने जूते भी। सुबह होने तक हम सड़क पर पहुंच गए। एक ट्रक वाले के साथ गाड़ी में सवार हो गए, जिसने कोई सवाल नहीं पूछा, शायद इसलिए क्योंकि हम आधे पागल लग रहे थे। हमने कभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हमने उस घटना पर दोबारा गौर नहीं किया। मैं अब भी कभी कभार उस पुरानी स्नैपचैट स्टोरी को स्क्रॉल करती हूँ। तस्वीरें अब धुंधली हो गई हैं, लेकिन वो आदमी अभी भी वही है।